साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इस संबंध में हम आज सीखेंगे। ये लेसन कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही कक्षा 12 नीट, जेई और जो टीजीटी, पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अभी देखेंगे कौन कौन से प्रश्न जो होते हैं उनका आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए सीधे समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और कैसे इसको हम समझ पाएंगे। देखिए हाइड्रोजन बंध होते क्या है। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा होता है, जैसे ऑक्सीजन से जुड़ा हो या नाइट्रोजन से जुड़ा हो या फ्लोरीन से जुड़ा हो, ठीक है, ये ऋण विद्युतीय परमाणु होते हैं। तो वही बात है, जब किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा होता है तो दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है और इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध, या इस प्रकार से जो बंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यानी अपने से तो जुड़े हैं ही, और कोई अगर दूसरा अणु है तो दूसरे अणु कैसा हो, उसके ऋण विद्युतीय परमाणु से भी जुड़ जाते हैं। इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं आगे। देखिए यहां पर आप क्या पा रहे हैं कि ये हाइड्रोजन का अणु है, ठीक, और ये दूसरा हाइड्रोजन का अणु है। अब यहां पर देखिए इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, जो ब्लू लाइन से बने हुई है, ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बना रहा है। ऐसे ही दूसरा ये जल का अणु था, इसने भी सहसंयोजक बंध बना रखा है इस ऑक्सीजन से और इससे जो है आपस में। अब क्या हुआ कि इस पहले वाले अणु का हाइड्रोजन परमाणु, पहले वाले अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे वाले अणु के ऑक्सीजन से यहां पर यह हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ऑक्सीजन यहाँ पर ऋण विद्युतीय है, इसलिए इससे यह हाइड्रोजन बंध बना लेता है। इसी प्रकार से अगर ये कोई तीसरा हमारे पास जल का अणु है तो यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये वाला भी कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन क्या है कि इसका हाइड्रोजन ये वाला इस ऑक्सीजन से क्या बना लेता है, एक बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ऐसा होता क्यों है, कारण ये है कि वास्तव में ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युतीय होने के कारण जो इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड तो बनता है, लेकिन साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो दोनों नाभिकों से बराबर दूरी पर न होकर के ऑक्सीजन की तरफ खिंच जाता है। तो ऑक्सीजन की तरफ जब खिंच जाता है, इसमें ऑक्सीजन की तरफ जब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म खिंच जाएगा तो अपने को थोड़ा सा ठगा ठगा महसूस करता है और इसको ये लगता है कि हमारा जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया। इसलिए ऐसी स्थिति में इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की एक कमी महसूस करने लगता है। और उस कमी को पूरा करने के लिए क्या है, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही, तो इस कमी को ये एक लोन पेयर दे करके पूरी कर देता है। तो यह इसका मुख्य कारण बन जाता है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ गए होंगे। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वास्तव में दो प्रकार से होती है। कौन कौन से प्रकार हैं उसको जरा समझते हैं। एक होती है अंतरा अणु, यानी एक अणु से हट करके दूसरे अणु से मिलना, तो अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध, और दूसरा होता है अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। सबसे पहले हम अंतरा अणु को समझें। तो जब समान अथवा असमान यौगिकों के विभिन्न अणुओं के बीच में ये बंध बनते हैं तो हम इसको अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे मैं अभी जो एग्जाम्पल समझा रहा था आपको जल का, वो अंतरा अणु ही है। यहाँ पर फिर उसी जल के एग्जाम्पल से ही समझाया गया है। देखिए यहाँ पर
यहां पर एक ये जलकाणु है, ये दूसरा जलकाणु है। ठीक, अब पहले वाले से जो ये हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ था कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, दूसरे वाले जल के अणु में ऑक्सीजन से इसने एक बॉन्ड बना लिया है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। ठीक, अब ये तीसरा हमारे पास जलकाणु है, ये तीसरा जलकाणु है। तो यहां पर भी इस दूसरे वाले जल के अणु से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु है, उसने इससे एक बॉन्ड बना लिया, जो डॉटेड लाइन से आप देख पा रहे हैं रेड कलर से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये इस प्रकार से बंध बनते हैं। ऐसे ही अमोनिया के बारे में आप समझ सकते हैं, एक ये अमोनिया का अणु है और ये दूसरा अमोनिया का अणु है। यहां पर आप क्या पाते हैं कि अगर हम दूसरे वाले अमोनिया के अणु में देखें, तो इससे जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो पहले वाले के अधिक ऋण विद्युतीय यानी N से किस बांड के द्वारा जुड़ गया, हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़ गया। तो इस प्रकार के जब समान प्रकार के दो अणु हो, या ये असमान प्रकार भी हो सकता है, एक दूसरा हो सकता है, अगला दूसरा हो सकता है, तो असमान प्रकार के दो अणुओं के बीच में अगर इस प्रकार की लिंकेज हो, तो ऐसे लिंकेज को हम क्या कहेंगे, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक, अमोनिया है, H2O है, इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं। अब है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतः अणुक का मतलब एक ही अणु के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए प्रबल ऋण विद्युतीय और हाइड्रोजन के बीच में, तो समझ लीजिए इसको, जब किसी यौगिक के एक ही अणु में बनने वाले हाइड्रोजन बंध को हम क्या कहेंगे, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। किसी यौगिक के एक ही अणु में बनने वाले बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बंध बनाने वाले ऋण विद्युतीय परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए, ये एक आवश्यक शर्त है। अगर परमाणु का आकार ज्यादा बड़ा होगा तो फिर हाइड्रोजन बंध बन नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि क्लोरीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु आकार बड़ा हो जाता है। तो ये खास करके आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे अणुओं में देखने को मिलेगा, यानी जिन अणुओं में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से तत्व होते हैं। चलिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए, एक है आर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा है सैलिसिल एल्डिहाइड। अब आर्थोनाइट्रोफिनॉल को आप समझ लीजिए, यहाँ पर हमने चित्र बनाया हुआ है, चलिए फिर से बना दो आपको, तो अच्छे समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बना देता हूँ दोनों को। देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक, तो फिनाल का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा मान लिया बेंजीन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और इसमें हमने OH लगा दिया, O और H। ठीक, O और H, OH, ये तो हो गया फिनाल। अब इसमें हम अगर इसी में नाइट्रो ग्रुप लगा दे, NO2 ग्रुप लगा दे, तो इसके साथ में NO2 लगा दे, तो मान लिया N और O2, चलिए ये हमने लगा दिया N। O2 का मतलब डबल बॉन्ड O और आयरो O। ठीक, NO2 इसके पास लोन पेयर होता जो इस ऑक्सीजन को दे देगा, और ये अपने में बैलेंस था। लेकिन क्या हुआ कि देखिए ये जो हाइड्रोजन परमाणु जो इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसमें ये अधिक ऋण विद्युतीय है, ये क्या काम करता है, ये इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है। यहां पर एक बॉन्ड बन जाता है, इस बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण भी वही है, ये है अधिक ऋण विद्युतीय, तो ये साझा तो है इसके बीच में, लेकिन साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा ऑक्सीजन के नजदीक रहेगा, इसलिए ये हाइड्रोजन परमाणु अपने को थोड़ा सा ठगा महसूस करता है और कहता मैंने साझा किया भी, और हमारे इलेक्ट्रॉन को यही रख रहा, अपने पास खींच ले रहा। इसलिए इसकी टेंडेंसी रहेगी कि चलो कोई अगर ये मान लिया हमसे छीन ले, तो मैं कहीं से प्राप्त कर सकूं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकूं, इसलिए इसके बीच में इसके पास लोन पेयर रहते ही हैं,
ऑक्सीजन के पास सरप्लस में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके बीच में एक लिंकेज बन जाती है। ये हाइड्रोजन बंध बनने का मुख्य कारण है। तो ये तो हो गया आर्थोनाइट्रोफिनॉल का उदाहरण है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक। अच्छा, अब दूसरा है सैलिसिल एल्डिहाइड। जरा इसको समझ लेते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड को समझ लेते हैं। मान लिया ये है हमारा बेंजीन स्ट्रक्चर, इसमें अगर हम OH लगा दें, O और ये H, ठीक है। एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप होता है, तो ये CHO हमने लगा दिया, CH और डबल बॉन्ड O, ठीक। ये है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड है, ठीक है। अब यहां पर आप क्या देख पा रहे होंगे, इतनी देर में समझ में आ गया होगा कि ये जो इस O से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन परमाणु है, इसको क्या दिखाई पड़ा कि एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर है जिसके पास लोन पेयर है, तो क्यों ना इससे साझा कर लिया जाए। तो इसके बीच में एक साझा हो जाता है, इसके बीच में एक साझा हो जाता है, जिसको हम कौन सा बांड कहेंगे? हाइड्रोजन बांड कहेंगे। तो एक ही अणु में इस प्रकार की लिंकेज बन गई है, ऐसी लिंकेज को हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का महत्व क्या है, इस महत्व को समझिए। यहाँ पर 3 बातें लिखी गई हैं कि लकड़ी के रेशे, कपास, सिल्क और कृत्रिम रेशे जो भी होते हैं, वो हाइड्रोजन बंध बनने के कारण उनमें तन्यता और कड़ापन जैसे गुण होते हैं। सभी जीवित पदार्थों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। प्रोटीन की संरचना भी हाइड्रोजन बंध के कारण वैसी होती है जैसी रचना आप देख पाते हैं। और तीसरा है कि हाइड्रोजन बंध पदार्थ की विलेयता निर्धारित करते हैं, यानी कौन जल में विलेय होगा, कौन नहीं विलेय होगा, कौन कितना विलेय होगा। इस बात को क्वथनांक और गलनांक भी उसी पर आधारित होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के माध्यम से हम समझ पाते हैं, ठीक। तो ये इसके महत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर आधारित ये हमारे कई क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कार्बनिक विलायकों में तो विलय होते हैं, लेकिन अकार्बनिक विलायकों जैसे कि जल वगैरह में बहुत कम विलय होते हैं, या बहुत ही कम ऐसे पदार्थ हैं जो कि जल में विलय होते हैं। जल में कौन विलय होगा? जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वही जल में विलय होता है। तो इस संबंधित तमाम से कारण पूछे जाते हैं, उनके उत्तर हम आसानी से बता सकते हैं। अल्कोहल, ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। चीनी, ये भी ऑर्गेनिक है। ग्लूकोज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कैसे है? सब सहसंयोगी यौगिक है। सारे यौगिक क्या है? सहसंयोगी यौगिक है। और ये जल के साथ में कैसा बंध बना लेते हैं? जल के साथ में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिसके कारण यह जल में विलय है, ठीक। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है इनके बीच में, तो ये फिर जल में विलय नहीं होते। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पूछाता है कि क्या कारण है कि साधारण ताप पर HF द्रव है जबकि HCl गैस है। तो HF द्रव क्यों है? क्योंकि HF के बीच में हाइड्रोजन लिंकेज होती है, यानी हाइड्रोजन बंध बनता है, और HCl के बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि Cl का परमाणु आकार ज्यादा बड़ा होता है, और जब परमाणु आकार बड़ा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, उनके साथ में नहीं बन पाता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, HF के अणुओं के बीच में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनता है, जिससे इनके अणु संगुणित हो जाते हैं, यानी आपस में मिल जाते हैं। और HCl के अणुओं के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, जिसके कारण ये इनका संगुणन नहीं होता है और गैसीय अवस्था में ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कारण है कि साधारण ताप पर H2S गैस है जबकि H2O द्रव है? तो द्रव है, इसका मतलब इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा
तो संगुणन हो जाता है, अणु आपस में मिल जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर समझाई गई है कि H2O के अणुओं के मध्य अंतराणु हॉर्जन बंध बनने के कारण इनका संगुणन हो जाता है, इसलिए H2O द्रव अवस्था में होता है, जबकि H2S के अणुओं के मध्य अंतराणु हॉर्जन बंध नहीं बनता है, इसलिए इनका संगुणन नहीं होता है और गैसीय अवस्था में रहते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, HF, HCl, HB और HI के क्वथनांक का क्रम क्या होगा? तो जो संगुणित हो जाएंगे उनका क्वथनांक ज्यादा होगा, जो जितने अधिक संगुणित होगा उतने अधिक क्वथनांक होगा। तो HF का सबसे ज्यादा होगा, फिर HI का उससे कम, फिर HBr का उससे कम और HCl का सबसे कम होता है। तो इससे हम क्वथनांकों का निर्धारण कर पाते हैं। वही चीज आगे बताई गई है कि HF के अणुओं के मध्य अंतराणु हॉर्जन बंध बनने के कारण संगुणन होता है, इसलिए HF का क्वथनांक अधिक होता है, जबकि HCl में ऐसा नहीं होता, उसका कम होता है। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, बहुत कई बार पूछाता है कि अमोनिया जिसका सूत्र NH3 होता है, फास्फिन जिसका सूत्र PH3 होता है, तो अमोनिया का क्वथनांक फास्फिन के क्वथनांक से क्यों अधिक होता है? इसका मतलब क्या होगा कि अमोनिया के अणु आपस में क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, उनके बीच में अंतराणु बंध बन जाता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है। अभी आपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था, बताया था, H2 और NH3 दोनों का बताया था, जबकि PH3 में ऐसा नहीं होता है। तो PH3 में जब नहीं होगा तो PH3 का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन है छठा, कहते हैं कि बताओ क्या कारण है कि एथिल अल्कोहल और डाई मेथिल ईथर दोनों के अणुभार समान है। जब अणुभार समान है तो कायदे से दोनों के क्वथनांक एक होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वथनांक किसका ज्यादा होता है, एथिल अल्कोहल का ज्यादा होता है। तो एथिल अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होने का मतलब क्या हो जाएगा कि उसके अणुओं के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जल के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बना लेते हैं तो फिर क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी अणुओं का संगुणन हो जाता है। और डाई मेथिल ईथर जिसका सूत्र होता है CH3OCH3, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, इसलिए इसका क्वथनांक कम होगा और एथिल अल्कोहल का ज्यादा होगा। ये कारण हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। ठीक है, बर्फ कायदे से क्या होना चाहिए था कि ठोस का जो है, ज्यादातर ठोस होते हैं उनका घनत्व ज्यादा होता है और पानी में सब डूब जाते हैं, लेकिन बर्फ पानी के ऊपर तैरती रहती है, बनी पानी से ही है। पानी, बर्फ, ये सब एक दूसरे के वो है, क्या नाम, अवस्था परिवर्तन का ही कारण है। तो पानी के ऊपर बर्फ तैरती है, क्यों तैरती है, क्योंकि पानी उसका बर्फ का घनत्व कम होता है। अब घनत्व कैसे कम होता है उसके पीछे कारण हम सब लोग समझते हैं। देखिए क्या है कि ठोस का घनत्व सामान्यतः द्रव से अधिक होता है, बर्फ में अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनते हैं, बनने के कारण उनके अणुओं के बीच में काफी गैप हो जाता है। जब काफी गैप हो जाएगा तो आयतन अधिक हो जाता है, और आयतन अधिक हो जाता है किंतु घनत्व कम हो जाता है। ठीक, स्पष्टीकरण में यह है कि बर्फ के क्रिस्टल बनते समय अणुओं में परस्पर हाइड्रोजन बंध इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु चतुष्फलकी आकृति में 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिर जाता है, जिसमें से 2 तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं और 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार से H2O का प्रत्येक अणु जो है वो 4 परमाणुओं से घिर जाता है, H2O के 4 अणुओं से घिर जाता है, ये कह ले। फलस्वरूप बर्फ की खुली संरचना बन जाती है, जैसे पिंजरे जैसी रचना बन जाती है, और इसके चारों ओर बहुत अधिक खुला स्थान होता है, जिससे बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम हो जाता है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, इसको अभी हम और डिटेल में समझाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। आर्थोनाइट्रोफिनॉल का गलनांक पैरानाइट्रोफिनॉल के गलनांक से कम होता है। किसका कम होता है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल का। ज्यादा किसका है, पैरानाइट्रोफिनॉल का। तो पैरानाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि पैरानाइट्रोफिनॉल में
क्या होगा, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। ठीक वही लिखा है, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिसके कारण अणुओं का संगुणन हो जाता है, और आर्थो नाइट्रोफिनॉल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसके अणुओं का संगुणन आर्थो नाइट्रोफिनॉल में अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध, हाँ इसमें अंतःअणुक है, इसमें अंतराणुक है, बस ये ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, के कारण इनके अणुओं का संगुणन नहीं होता, अणुओं का संगुणन नहीं होता आपस में, एक ही अणु में होता है। तो ये हम कारण समझ पा रहे हैं। अब जरा इसको बर्फ को जरा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बर्फ, बर्फ माने जल। अब जल के अणुओं के बीच में देखें किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक मान लिया हमारे पास ये जल का अणु है, दूसरा ये जल का अणु है, तीसरा ये जल का अणु है, चौथा ये जल का अणु है, पांचवा ये जल का अणु है, छठा ये और सातवां ये। इस प्रकार से सब जल के अणु हैं, हमने गोल दायरे में बना दिए। यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये ऑक्सीजन परमाणु दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहां पर ऑक्सीजन परमाणु दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब इसके इसके बीच में समझ लीजिए, ये हाइड्रोजन वही घटना दिखाएगा जैसा अभी हम पहले समझा चुके हैं कि ये क्या महसूस करेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और हमारे साझे के इलेक्ट्रॉन को किसने रख लिया, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने रख लिया है या अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए हम अपना इस पेड़ में अपना जो है अलग से जुगाड़ बनाए रखे हैं, तो इस ऑक्सीजन के साथ में मिल करके ये एक बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, अब यही केस यहाँ पर देखिए, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड तो थे ही थे, इस अणु का जो ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है ये भी क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि देखिए साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इस ऑक्सीजन ने हमसे थोड़ा सा बेईमानी करके अपनी तरफ खींच लिया है, इसलिए ये हल्का सा धन आवेश युक्त हो जाता है, और हल्का सा जब धनावेश युक्त हो जाता है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करता है, तो ये हाइड्रोजन परमाणु चाहेगा कि हमको इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलने वाला हो, हम उससे मिल लें। तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो इसके इसके बीच में एक लिंकेज बन जाती है, यानी ये हाइड्रोजन बंध बन गया। अब जरा इसके दोनों तरफ हम आते हैं, यहां पर सेम वही घटना ये हाइड्रोजन परमाणु भी सोचता है, और ये सोचता है हमको कहीं से दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये इस ऑक्सीजन से मिल जाता है, इसके इसके बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। सेम यहां पर देखिए, इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये भी वही चीज सोच रहा है कि हमारे पास का जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो था ये वाला, ये दोनों नाविकों से बराबर दूरी पर नहीं, सेंटर में ना होकर के इसकी तरफ हल्का सा खिंच जाता है। जब इसकी तरफ खिंच जाता है तो फिर ये कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा, तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, आंशिक धनावेश आवेश आ जाएगा। तो ये क्या चाहेगा हाइड्रोजन, ये चाहेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, इसलिए इस ऑक्सीजन से मिलकर के ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। इसी प्रकार से इस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए ये जो दो हाइड्रोजन परमाणु है, इसका भी H वही काम सोचता है और ये भी इससे बॉन्ड बनाने का प्रयास करता है। ये घटना सभी अणुओं के बीच में आप इसी प्रकार से देख पा रहे हैं जैसा हमने यहां तक समझाया, ये सारा केस वही है। अब देखिए यहां पर एक ये जो जल का अणु है ये अपने चारों तरफ देखिए, एक इससे जुड़ा हुआ है, 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 अगले वाले भी इसी प्रकार से जुड़ते चले जाएंगे। तो एक जो जल का अणु है वो चार अणुओं से घिरा हुआ है, जिनके बीच में काफी गैप है, काफी स्थान है, रिक्त स्थान है, यानी गैप जब ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, घनत्व कम होता है और आयतन ज्यादा होता है। तो इस वजह से बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। उम्मीद है कि ये आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोगों ने अच्छी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रकार समझे, अंतः अणुक और अंतराणुक यानी दो प्रकार होते हैं, और उससे संबंधित ढेर सारे कारणों के हम जवाब दे पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।